कैसे हैं आप सब। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 12th एम्प्लॉयमेंट, जो कि टर्म 2 में आएगा। इस चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आपको पता है, एम्प्लॉयमेंट का हिंदी में मतलब क्या होता है? रोज़गार। अब ये रोज़गार और एम्प्लॉयमेंट ये हमें पढ़ना क्यों है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट से जुड़े जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और वर्कफोर्स यानी कार्यबल किसे कहते हैं, और हमारे देश में पार्टिसिपेशन रेट क्या है यानी भागीदारी दर क्या है रूरल एरिया की और अर्बन एरिया की। और हम इसमें देखेंगे कि जेंडर के आधार पर यानी मेल फीमेल के आधार पर हमारे देश में वर्कर्स कितने हैं, मतलब उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, और हमारे देश में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कितने परसेंटेज लोग लगे हुए हैं, जिसे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे एक कॉन्सेप्ट जॉबलेस ग्रोथ का, और हम देखेंगे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है और कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या है और गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए क्या उपाय अपनाए हैं। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि वर्कर क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि वर्कर क्या है, यानी कर्मचारी क्या है। अब देखो, हमारी डेफिनेशन में डेफिनेशन मतलब हमारे आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? वर्कर कौन होता है? वर्कर जो किसी के बस काम कर रहा होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में वर्कर वो नहीं होता। वर्कर का मतलब होता है जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ हो, मतलब ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन, जो भी व्यक्ति किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं, या फिर वो इनकम जनरेट कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में लग के, तो उसको हम बोलेंगे वर्कर। वो वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, जैसे कि आप देखें, वो वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है और वो वर्कर हायर्ड वर्कर भी हो सकता है। अब ये हायर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है एक बार देखते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं वो होते हैं वो लोग या वो वर्कर जो अपने सेल्फ बिजनेस या ओन बिजनेस में लगे हुए होते हैं। जैसे कोई अपनी खुद की शॉप खोलकर बैठा है ना, या कोई डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक खोलकर बैठा है ना। इस तरह के जो होते हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कहलाते हैं। जबकि हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं? हायर्ड वर्कर्स वो होते हैं जो किसी और के पास, ठीक है, जो किसी और के पास वेजेस या सैलरीज पर लगे होते हैं। जैसे जो किसी और को अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं। जैसे अगर ये आपको डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो आपको ये कीवर्ड याद होना चाहिए, ये वाला कीवर्ड आप याद रखना। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का पता लग गया और हमें हायर्ड वर्कर का पता लग गया। अब फर्दर हम देखें तो ये जो होते हैं हायर्ड वर्कर, ये जो सर्विस रेंडर करते हैं और इसके बदले उन्हें वेजेस एंड सैलरी मिलती है, ये भी दो टाइप के होते हैं। फर्दर इनको नीचे ले आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो देखो, ये जो हायर्ड वर्कर होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। ये कौन से? एक तो होते हैं रेगुलर और एक होते हैं कैजुअल। अब ये रेगुलर कौन से होते हैं और कैजुअल कौन से होते हैं? रेगुलर वो होते हैं जिन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है, या जो किसी नियमित रोज़गार में लगे हुए हैं उनको रेगुलर सैलरी मिलती है, लीव मिलती है, उनके फिक्स आवर्स होते हैं काम करने के, और एक्स्ट्रा काम हो तो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं, उनको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी, जैसे पीपीए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड खोला जाता है उनके लिए, उन्हें ग्रेच्युटी मिलती है ना, और उनको मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह ये सब मिलता है। उनको जो है उनके एक तरह से इस तरह की चीज़ें होती हैं, काम करने का वातावरण, एनवायरनमेंट, इस सब का भी ध्यान रखा जाता है। जबकि ये जो होते हैं ना कैजुअल वर्कर्स, ये वो लोग होते हैं जिन्हें नियमित रूप से रेगुलर काम नहीं मिलता, नॉट रेगुलर, और इनको जो है ना इनके काम के घंटे भी फिक्स नहीं होते, इन्हें लीव का कोई इनका वो नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, इनके लिए सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि जैसे ये काम कर रहे हैं ना किसी के पास, अब जो सामने वाला है, मान लो कोई बच्चा है या कोई है, वो किसी दुकान पर काम कर रहा है, अब वो कैजुअल वर्कर है एक तरह से। अब उसके कोई ये थोड़ी कि उसको लीव मिल रही है हफ्ते में 4, मतलब महीने में कितनी लीव्स हैं उसका रिकॉर्ड है, या उसके प्रोविडेंट फंड खोला गया है, या उसको कोई मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी मिल रही है। काम करने के एनवायरनमेंट का कोई फिक्स नहीं है, किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में काम करा सकते हैं। तो कैजुअल वर्कर्स जो होते हैं उनको जो है सुविधाएँ मतलब ना के बराबर या कम मिलती हैं, और रेगुलर वाले की एक तरह से फिक्स
सैलरी वगैरह, एनवायरनमेंट, ये सब फिक्स होता है, मतलब एक उसका रूल होता है। ये लोग जो रेगुलर वाले होते हैं ये वो भी बना अपनी जो यूनियन वगैरह भी बन जाती है, जबकि कैजुअल्स वालों का तो नहीं होता है। अच्छा, ये कैजुअल वर्कर्स बनते क्यों हैं, ये कैजुअल वर्कर्स के रूप में काम क्यों करते हैं? तो जनरली ये अनस्किल्ड होते हैं, इनके पास एजुकेशन कम होती है, इस वजह से इन्हें जो है कैजुअल वर्कर के तौर पर काम करना होता है। जनरली हम जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए लोगों को देखते हैं, या इस तरीके के जो छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करते हुए देखते हैं, इनको देखते हैं हम अनस्किल्ड या कैजुअल वर्कर्स। जबकि आप अगर रेगुलर जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, या इंजीनियर्स होते हैं, या जो भी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, ये सब क्या होते हैं? रेगुलर वर्कर्स। इसके बाद हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लेबर फोर्स, लेबर सप्लाई और वर्क फोर्स और पार्टिसिपेशन रेट। इसको बाद में समझेंगे, अभी ये देखते हैं। अब देखो, लेबर फोर्स का मतलब होता है हिंदी में श्रम बल, इसका मतलब होता है हिंदी में श्रम पूर्ति, इसका मतलब होता है हिंदी में कार्यबल। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं? अब देखो, लेबर फोर्स का मतलब तो ये होता है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन में से काम करने के योग्य और इच्छुक व्यक्ति हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें कि हमारे देश में 100 की पॉपुलेशन है, मतलब 100 लोग हैं, ठीक है ना, मान लो 100 लोग हैं, इन 100 में से केवल 70 हैं जो 15 साल से लेके 59 की एज ग्रुप के हैं, यानी ये काम करने के योग्य हैं, और इसी में ये 70 लोग हैं जो काम करने के योग्य और इच्छुक हैं। तो ये 70 जो हो गई, ये तो हो गई पॉपुलेशन, ये हो गई लेबर फोर्स। अब मान लो एक्चुअल में इन 70 में से 50 लोगों को ही काम मिल रहा है, यानी 50 लोग ही काम कर रहे हैं, तो ये 50 लोग क्या हो गए? वर्क फोर्स, कार्यबल। ठीक, अब ये लेबर सप्लाई का फंडा है। तो देखो, लेबर सप्लाई का मतलब है कि आप कितने पैसों पर कितने घंटे काम करना चाहते हैं। मान लो आपको 500 रुपये पर डे मिले, तो आप कहते हो कि भैया मैं 8 घंटे काम करने को तैयार हूँ। आपको कोई बोले कि भाई 1000 रुपये पर डे दें, तो कितने घंटे करोगे? तो आपने कहा सर मैं 10 घंटे काम कर लूँगा। किसी ने कहा भाई 2000 रुपये पर डे दे, तो आपने कहा मैं 12 घंटे काम कर लूँगा। तो देखा आपने, व्यक्ति एक ही है, अभी तक व्यक्ति जो है वो एक ही है, लेकिन उसके काम करने के घंटे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। वो 8 से 10 घंटे 12 घंटे बढ़ा जा रहा है, यानी लेबर सप्लाई जो है ना, लेबर सप्लाई जो है वो जो है वो बढ़ रही है, जबकि लेबर फोर्स या ये पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही। तो लेबर सप्लाई कभी भी बढ़ सकती है, घट सकती है, अकॉर्डिंग टू वेजिस एंड सैलरी, जो भी मिलेगा उसके आधार पर। तो लेबर सप्लाई का कोई भी लेना देना नहीं है कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी लेबर फोर्स है, कितनी वर्क फोर्स है, ये डिपेंड करती है वेजिस पर या मजदूरी दर पर। यानी लेबर फोर्स यानी लेबर सप्लाई का मतलब होता है काम करने के घंटे या काम करने के दिन, कितने दिन आप काम करना चाहते हो, कितने वेजिस पर या कितने घंटे के हिसाब से काम करना चाहते हो। ठीक है, अगर 8 घंटे के एक दिन काम करना चाहते हो तो इतने रुपए में आप 10 दिन काम करना चाहते हो, तो लेबर सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू वेजेस और जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा, अब हमने ये समझ लिया कि लेबर फोर्स का मतलब हो गया कितने लोग हैं जो काम करने के योग्य और इच्छुक हैं, यानी एलिजिबल हैं एंड विलिंग है। लेबर सप्लाई का मतलब हो गया कितने घंटे आप कितने वेजेस पर काम करना चाहते हो। वर्क फोर्स का मतलब होगा एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं। जैसे इस एग्जांपल में समझाया था अभी कि पॉपुलेशन मान लो 100 लोगों की है, जिसमें से 70 लोग हैं जो काम करने के इच्छुक भी हैं और योग्य भी हैं, और 70 में से केवल 50 लोग ही काम कर रहे हैं। तो 70 लोग हो गए लेबर फोर्स यानी श्रम बल, और 50 लोग हो गए वर्क फोर्स यानी कार्यबल। यानी कि आपने देख लिया कि पॉपुलेशन में से उन लोगों को हटा दो जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, तो हमारे निकल के आ जाता है लेबर फोर्स। और लेबर फोर्स में से अगर उन लोगों को निकाल दो जिन्हें काम नहीं मिला है, तो देखो 70 लोगों में से जो 70 लोग हैं वो काम करने के इच्छुक हैं, योग्य हैं, उनमें से केवल 50 लोगों को काम मिला है। तो कितने लोगों को काम नहीं मिला है? 20 लोगों को।
ये 20 जो लोग हैं जिन्हें काम नहीं, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अनएम्प्लॉयड। क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अनएम्प्लॉयड। देखो अनएम्प्लॉयड, ठीक है जी। अब अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या हमें मिल गई 20। तो अब हम लेबर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालें? तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकलेगा, यहीं निकाल देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसका फॉर्मूला होगा कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं और डिवाइड कर देंगे इसको लेबर फोर्स से, लेबर फोर्स, ठीक। अब इसको फॉर्मूले को हम दोबारा यहाँ लिख देते हैं नीचे आके। देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कितने हैं, कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, अपॉन हमारी लेबर फोर्स कितनी है। तो हमने देखा कि हमारे 20 लोग थे अनएम्प्लॉयड और हमें लेबर फोर्स थी 70। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगी। तो जैसा कि आपने देख लिया कि हमें लेबर फोर्स भी समझ आ गया। अब देखो अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए लेबर फोर्स की, तो आप क्या लिखोगे कि इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल या पर्सन्स ऑफ द कंट्री हु आर एलिजिबल एंड विलिंग टू वर्क, ठीक। इसके अलावा अगर वो बोले कि वर्कफोर्स की डेफिनेशन बताओ भैया, यानी कार्यबल की, तो आप बोलोगे दोज पर्सन्स या नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्चुअली वर्किंग, जो हु आर एक्चुअली वर्किंग और गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, हु आर एक्चुअली वर्किंग और जो एक्चुअल में काम मिल रहा है जिनको। अगर वो बोल दे लेबर सप्लाई की डेफिनेशन बताओ, तो क्या दोगे? लेबर सप्लाई की डेफिनेशन दोगे कि इट इज़ द नंबर ऑफ आवर्स ए पर्सन इज, मतलब क्या बोलोगे आप, विलिंग टू डिवोट, कोई भी अपने कितने घंटे कितने वेज पर, है ना, कितने वेज पर, फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर स्पेसिफिक वेजिस, कितने घंटे पर कितने घंटे कोई काम, कितने वेजिस पर कितने घंटे कोई काम करने को तैयार है, उसको बोल देंगे जी हम लेबर सप्लाई। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला बता दिया। और अनएम्प्लॉयमेंट की कोई डेफिनेशन पूछे, यानी बेरोज़गारी की, तो क्या दोगे? बेरोज़गारी की डेफिनेशन बनेगी कि बेरोज़गारी का मतलब है, बेरोज़गारी वह स्थिति है जब एक व्यक्ति पर्सन जो काम करने का इच्छुक भी, एलिजिबल है, काम करने के योग्य है, ठीक, और विलिंग है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है ना, नॉट वर्किंग, ठीक है, काम नहीं मिल रहा है, नॉट गेटिंग वर्क लिख दो, क्या है तो ये लिख दो नॉट गेटिंग वर्क, ठीक है, नॉट गेटिंग वर्क, तो उसको क्या बोल देंगे हम? बेरोज़गार या बेरोज़गारी की स्थिति, ठीक। अब इसके बाद आ जाता है पार्टिसिपेशन रेट, क्या होता, किसे बोलते हैं? पार्टिसिपेशन रेट यानी भागीदारी दर। अब ये भागीदारी की दर किसे कहते हैं? तो देखो जो भागीदारी का मतलब होता है कितने लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं पॉपुलेशन में। तो देखें मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि अगर 100 लोग हैं, पॉपुलेशन है, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, जिसमें से केवल 70 लेबर फोर्स है और केवल 50 लोग काम कर रहे हैं, तो जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं और जितनी पॉपुलेशन है तो उसे बोलेंगे पार्टिसिपेशन। जैसे 50 लोग काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन है 100, तो ये हो गया हमारा पार्टिसिपेशन रेट, यानी 50% हमारा पार्टिसिपेशन, हमारी कंट्री का पार्टिसिपेशन रेट है 50%, ठीक। अब ये इसका फॉर्मूला क्या बना, यानी हमारा अनएम्प्लॉय, इसका पार्टिसिपेशन रेट का PR का फॉर्मूला बना हमारा, पार्टिसिपेशन रेट का फॉर्मूला बना हमारा वर्कफोर्स अपॉन पॉपुलेशन, ठीक, इंटू 100, वो परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक। तो हमें ये समझ आ गया। और अनएम्प्लॉयड जो निकालना है, अनएम्प्लॉयड की नंबर निकालना है, तो लेबर फोर्स में से माइनस कर दो वर्कफोर्स, तो निकल के आ जाएगा हमारा अनएम्प्लॉयड। और अब क्वेश्चन इमर्ज होता है कि वाई डू पीपल वर्क, लोग काम क्यों करते हैं, या फिर हमें ये पढ़ना क्यों चाहिए
कि लोग काम कर रहे हैं इनके बारे में। तो देखो पीपल जो काम करते हैं वो अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, ठीक। तो देखो इससे एक तो जो लोग हैं उनको ही लिविंग, वो अपना जीने का साधन, एक तरह से उन्हें पैसे मिलते हैं, उन्हें अपनी एक सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ मिलती है। क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको अपने होने का, वजूद का कुछ वो नहीं होगा। उसके अलावा जो लोग काम करते हैं उससे हमारे देश में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करते हैं वो लोग, और इससे हमारे देश में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, हम काम करते हैं तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि हम ये पढ़ते क्यों हैं, इससे हमें क्या मिलता है, कि हम जो लोगों के वर्किंग होने से हमें क्या पता लगेगा। तो हमें ये पता लगेगा कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसकी क्वांटिटी क्या है ना, क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या है हमारे देश की पॉपुलेशन की। और हमें ये पता लगेगा कि प्राइमरी टर्शरी सेक्टर में, कौन से सेक्टर में, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में कितने लोग, कितने क्वांटिटी, कितने परसेंटेज ऑफ पीपल लगे हुए हैं, हमें ये पता लगेगा। और हमें इससे ये भी पता लगेगा कि हमारे कितने लोग रेगुलर वर्क में लगे हुए हैं, कितने कैजुअल वर्क में लगे हुए हैं। इससे हमें पता लगेगा कितने लोगों की, कितने देश की कितनी पॉपुलेशन की सोशल सिक्योरिटी एक तरह से इंश्योर हो रही है, यानी सुनिश्चित हो रही है। और हमें ये भी पता लगेगा कि हमें प्लानिंग कैसे करनी है, अपनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर प्रॉब्लम है तो उसे दूर कैसे करना है, एम्प्लॉयमेंट है तो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर हो रहा है। तो इस तरह की सबकी जानकारी हमें मिलती है। तो अब देखो हमारा आ गया है साइज़ ऑफ वर्कफोर्स। हमारा साइज़ ऑफ वर्कफोर्स क्या है इंडिया में, यानी कितने लोग हैं काम कर रहे हैं। तो देखते हैं। तो देखो इंडिया में 473 मिलियन वर्कफोर्स है, यानी 47.3 करोड़। तो जितनी पॉपुलेशन है उनमें से एक्चुअल में कितने लोग काम कर रहे हैं, लगभग 47 करोड़, ठीक। दूसरा हमारा पॉइंट है कि हमारी जो 70% है वो क्या है, इसका 70% जो है वो मेल है, ठीक। 70% क्या है, हमारे वर्कफोर्स मेल है, बाकी का 30% फीमेल, ठीक। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी वर्कफोर्स है उसका 70% रूरल एरिया से है, यानी गांव के एरिया में है वर्कफोर्स, बाकी 30% अर्बन एरिया में, ठीक। सॉरी ये 70 नहीं 75, लगभग 75% रूरल एरिया में, और ये जो 25% किधर, अर्बन एरिया में। यानी कि शहर में जो काम कर रहे हैं, देखो 47 करोड़ है, 47 करोड़ टोटल पॉपुलेशन, जो लेबर फोर्स, वर्कफोर्स है जो काम कर रही है एक्चुअल, तो इसका 75%, तो 50 मान लो इसको। तो 50 का जो है कितना होगा, 15 चौक 15 या 45 या 12 चौक 48, तो लगभग 12 या 36, लगभग 38 करोड़ जो हैं वो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं लोग, और बाकी के जो 12 बच्चे ना वो कहाँ कर रहे हैं, शहरों में। यानी ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन का जो वर्कफोर्स है, यानी जो एक्चुअल में काम कर रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है हमारा निकल करके, वो आ रहा है हमारा गांव देहात से। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी, जैसे कि आपको पता होगा, हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं है, हमारी अभी भी कौन सी इकोनॉमी कहलाती है, एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, यानी गांव बेस अर्थव्यवस्था है हमारी। सारे ज़्यादातर लोग, जैसे आपको पता होगा हमारे देश में लगभग आज भी 69% लोग, यानी लगभग 70% कह लो, कहाँ में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, यानी शहर रूरल एरिया में रहते हैं। तो जब ऐसे लोग रूरल एरिया में इतने लोग रहते हैं तो काम भी तो वहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारी जो वर्कफोर्स है उसका लगभग है ना 75% रूरल एरिया से आता है, 25% अर्बन एरिया से आता है। बाकी के पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है हमारा कि जो हमारी रूरल वर्कफोर्स है, यानी ये रूरल वर्कफोर्स है जो कि अभी मैंने बताई थी, जो कि जैसे टोटल वर्कफोर्स उसका रूरल, फिर अर्बन वर्कफोर्स, रूरल वर्कफोर्स में भी जो हमारा ये है फीमेल पार्टिसिपेशन है, फीमेल का जो परसेंटेज है, वो कितना है, लगभग 25%। और इसमें अर्बन वर्कफोर्स में जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो कितना है, लगभग 20%। अरे ये क्या हुआ, गांव में फीमेल ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, ऐसा क्यों, वाई? बिकॉज गांव में
जो है फीमेल एग्रीकल्चर का काम करती हैं, खेती बाड़ी का काम करती हैं, जिस वजह से उनका पार्टिसिपेशन रेट गांव की महिलाओं से ज़्यादा है। ठीक, और गांव में गरीबी ज़्यादा है गांव देहात में, तो उसकी वजह से पूरी फैमिली को काम करना पड़ता है, फीमेल को भी काम करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से उनकी जो है मतलब फैमिली इनकम कम होती है, और जिस वजह से उन्हें पार्टिसिपेशन ज़्यादा करना पड़ता है। और एक और पॉइंट निकल कर आता है, देखो मैंने ये तो बता दिया कि फीमेल का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रूरल एरिया में कम 25% है, अर्बन में 20 है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि रूरल में और अर्बन में दोनों में ही कम है। लगभग हमारे देश में जैसे और डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं, उनमें फीमेल का जो पार्टिसिपेशन होता है लगभग 40%, 35%, 50% भी कह लो कि हो जाता हो। ठीक है, यानी वहाँ पर फीमेल और मेल का पार्टिसिपेशन लगभग बराबर होता है, लेकिन हमारे देश में फीमेल का पार्टिसिपेशन 25, इधर भी 20%, तो दोनों में ही लोअर है अर्बन और रूरल एरिया में, लेकिन रूरल में ज़्यादा है अर्बन से, मतलब अर्बन में और भी कम है। ठीक है ना। अब देखो इससे क्या पॉइंट समझ में आता है। अब देखो हमारा जो बल्क है, वर्कफोर्स है, वो कहाँ से आ रही है, ज़्यादातर रूरल एरिया से आ रही है, वर्कफोर्स फ्रॉम रूरल एरिया। ठीक, तो अब क्या हमारा इसका मतलब ये है कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादातर रूरल एरिया से आ रहा होगा। जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, वो कहाँ से आ रहा होगा, वो रूरल एरिया से आ रहा होगा। नो, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये रूरल एरिया से आ रहा होगा, नहीं, इसका आंसर है नहीं। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो वर्कफोर्स है, हमारा जो एग्रीकल्चर है ना, वो एक कैसी है, एक मिनट रुको, एग्रीकल्चर जो है उसमें हिडन एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, यानी उसमें लगे हुए तो ज़्यादा लोग हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी उसमें ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, जिसे हम छिपी बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे इसमें हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग लगे होने के बावजूद जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कम है, लेस है, लेस कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेस कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी जनरली बोल देते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में बहुत कम, मतलब कम है। प्राइमरी सेक्टर में हमारे देश में, अभी हम आगे देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में हमारे देश में लगभग 43% लोग लगे हुए हैं आज भी, लेकिन उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग 20% के अराउंड है। यानी इतने लोग लगे होने के बाद जीडीपी में फिर भी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कम है। तो इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एक मिनट लिख देते हैं, इसका मतलब ये बात समझ आती है कि हमारे देश में ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी इनकम जो है उसमें कम मिलती है, यानी ज़्यादा लोग लगाने का इस सेक्टर में कोई फ़ायदा होता भी नहीं है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है इसमें, लो होती है। इसलिए ज़्यादातर यूरोप की कंट्री, डेवलप कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करती हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इनकम ज़्यादा होती है, और वहाँ पर अगर हम ज़्यादा लोग लगा दें तो हमारे देश की इनकम ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे देश में क्या पाई जाती है, आपसे जवाब सुनना चाहूँगा, नहीं याद आ रहा, हमारे देश में पाई जाती है ये पॉवर्टी, जिसे हिंदी में निर्धनता, गरीबी भी कहते हैं। ये पॉवर्टी किस लिए जन्म लेती है कि 50% लगभग लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर में या रूरल इकोनॉमी में, जो कि केवल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं जीडीपी में 20%। तो ऐसी इकोनॉमी या एरिया जहाँ पर इतने लोग लगे हुए हैं और कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट गरीबी ही निकलेगा। ठीक, अब अगला सवाल उठता है कि वाई फीमेल पार्टिसिपेशन लो। फीमेल का पार्टिसिपेशन रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में दोनों में ही कम है। रूरल एरिया में केवल 25%, अर्बन एरिया में केवल 20%, दोनों में ही कम है। रूरल में, अर्बन एरिया में और भी कम है शहर में, लेकिन रूरल में भी कम है। तो दोनों में कम क्यों है, तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न है लो लेवल ऑफ एजुकेशन। फीमेल की एजुकेशन जो है वो हम कम कराते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे देश में क्या है, जेंडर बाइजनेस है, और लो एजुकेशन होगी तो उनके काम करने की जो अपॉर्चुनिटी होगी वो क्या होगी, लो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनके पास। फीमेल के पास काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी तो उन्हें रोज़गार कम मिलेगा, जिसकी वजह से उनका पार्टिसिपेशन कम होगा, लो एम्प्लॉयमेंट। ठीक, दूसरा कारण है हमारा डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में आज भी फीमेल का कम रोल होता है
घर के जो फैमिली डिसीजन होते हैं वो मेल द्वारा, या कहो कि पैट्रियोटिक समझ लो उसको, या एक तरह से मेल डोमिनेंट थोड़ा सा हमारा कह सकते हो आप, तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में उनको काम करने के लिए कम अपॉर्चुनिटीज़ का वो मिलता है, जिसकी वजह से एक तरह से जेंडर बाइजनेस आप बोल सकते हो ये, है ना। या थोड़ा सोशल आउटलुक भी इसका आप रीज़न दे सकते हो कि सोशल आउटलुक, सामाजिक दृष्टिकोण हमारे देश का अभी उतना ओपन या उसका नहीं हुआ है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक दृष्टिकोण। एक आप ये कारण भी नोट डाउन कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। अब तीसरा पॉइंट है कि रूरल एरिया में इतनी फीमेल काम क्यों कर रही हैं। तो देखो रूरल एरिया में क्या है, लो प्रोडक्टिविटी है, और लो प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम वेजिस, यानी लो वेजिस। अब लो वेजिस है तो पूरी फैमिली को चलाने के लिए सबको काम करना पड़ता है, इवन फीमेल्स को भी काम करना पड़ता है, पूरे फैमिली मेम्बर्स को काम करना पड़ता है। और उनकी फैमिली मेम्बर्स को काम करने के लिए की वजह से उनको एग्रीकल्चर में काम करना पड़ता है, लो वेजिस पे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है फीमेल पार्टिसिपेशन अर्बन एरिया से, शहरों से ज़्यादा है, यानी गाँव में शहरों से ज़्यादा, है ना, शहरों से ज़्यादा। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ हिंदी, कुछ हिंदी जो हिंदी मीडियम के बच्चे देखेंगे, गांव में जो है फीमेल पार्टिसिपेशन शहरों से ज़्यादा इसी वजह से है, क्योंकि वहाँ पर लो वेजेस हैं, कम प्रोडक्टिविटी होती है, पूरी फैमिली को काम करना पड़ता है। शहर में तो हो सकता है सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो, तो अगर मेल मेंबर काम करता है घर का आदमी, तो हो सकता है फीमेल को काम करने की ज़रूरत ना हो, ऐसा रीज़न दिया जाता है। ठीक, तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि हमारे देश में जो फीमेल पार्टिसिपेशन है कम है, जो कम होने का जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो है हमारे देश का इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस। अब ये इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस का मतलब क्या है कि हमारे देश में जो है इतनी इनफ जॉब्स ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो फीमेल को काम मिले। दूसरा कारण है कि हमारे देश में अभी भी इसको एक सामाजिक वो माना जाता है, सामाजिक आउटलुक हमारे देश का ऐसा नहीं है, दृष्टिकोण ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल को हमारे को बाहर काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इस तरीके से इसका ये रिजल्ट निकल कर आता है कि इकोनॉमी हमारी ऐसी है। अब हम देखते हैं पार्टिसिपेशन रेट रूरल और अर्बन एरिया का, रूरल एंड अर्बन एरिया। देखो वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। अब हम एक टेबल बना लेते हैं। मान लो हमने यहाँ ले लिया मैन, यहाँ ले लिए, यहाँ मेल ले लेते हैं और यहाँ फीमेल। ठीक, अब यहाँ ले लेते हैं जो है रूरल, यहाँ ले लेते हैं अर्बन, और यहाँ टोटल। अब देखो रूरल में 51.7% और यहाँ मेल जो काम कर रहे हैं रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं 51%, और इधर कर रहे हैं 17.5, यहाँ कर रहे हैं 53%, और यहाँ कर रहे हैं 14.2, 53, और यहाँ कर रहे हैं 14.2, टोटल 52.1, और ये हो गया 16.5। अब देखो ये जो टेबल है ना, ये हमें शो कर रही है वर्कर पॉपुलेशन ये पार्टिसिपेशन रेट नहीं, इसको हम बोलेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब इसको एक मिनट देखो, इस टेबल को एक बार देखो। अच्छा, एग्जाम में आपको टेबल याद नहीं करनी है, आपको एग्जाम में अगर टेबल के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो टेबल शो की जाएगी, आपको उसको एनालाइज करके उसके वैलिड रीजंस लिखने हैं। अब आप इसको टेबल को एनालाइज करो एक बार वीडियो को पॉज करके, और अगर कर ली है तो फिर मैं समझाता हूँ। देखो इसमें दिखा रखा है कि जो मेल है वो 51% है ना, यानी जो मेल की पॉपुलेशन है उसके केवल 51% वर्क फोर्स में है, यानी 51% ही काम कर रहे हैं रूरल एरिया में, और गांव में ही जो फीमेल है वो 17% है ना। मान लो 100 वुमेन है, 100 पॉपुलेशन है तो केवल 17 वुमेन काम कर रही हैं, और अगर 100 मेन है तो केवल 50 लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम इसको इधर देखें, इधर वाले को,
तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि शहरों में जो 100 लोग हैं उनमें से केवल 53 लोग काम कर रहे हैं, और अगर शहर में 100 लड़कियां हैं या 100 फीमेल हैं तो उसमें से केवल 14। तो क्या समझ आया कि दोनों ही एरिया में, मतलब शहर हो या गांव हो, जो फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है या फीमेल का वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो है वो कम है। तो पहला, फीमेल का जो पार्टिसिपेशन कह लो वो लो है, फीमेल पार्टिसिपेशन। दूसरा पॉइंट क्या समझ आया हमें दूसरा पॉइंट ये समझ आया कि शहरों में अर्बन एरिया में और भी कम है, अर्बन एरिया में जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है, फीमेल वो और भी ज़्यादा लो है, तो मैं यहाँ लो लिख देता हूँ। तीसरा पॉइंट क्या समझ आया हमें, तीसरा पॉइंट हमें समझ आया कि जो शहर में मेल का पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा है, और अगर ओवरऑल देखें तो मेल का पार्टिसिपेशन फीमेल से ज़्यादा है। ठीक, अब देखो जो टोटल वर्कर का पॉपुलेशन का रेशियो है शहर में, अर्बन एरिया में वो आपको दिखेगा 33%, 33.9, जबकि रूरल एरिया में ये है। यानी शहर में लोग कम काम कर रहे हैं और गांव में लोग ज़्यादा हैं, यानी पॉपुलेशन का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो रूरल का अर्बन से ज़्यादा है। यानी इसका मतलब क्या है कि लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं रूरल एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर है और उसमें ज़्यादा लोग काम करते हैं। पूरा फैमिली बिजनेस, फैमिली का खेत होता है, पूरी फैमिली काम करती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में ज़्यादा है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो जीडीपी वो क्या है, लो है। कम क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, और दूसरा एग्रीकल्चर में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। ठीक है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम होता है। ठीक, तो ऊपर की टेबल के आधार पर हमने ये 3 पॉइंट तो बनाए, एक और चौथा पॉइंट भी बन सकता है। तो चौथा पॉइंट ये निकल सकता है कि हमारे देश में डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है, डिपेंडेंसी रेशियो हाई है, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब होता है कि रेशियो पॉपुलेशन कितने लोगों पर निर्भर है। अब आप देखो 100 लोग हैं, 100 लोग में से केवल 34 लोग मान लो काम कर रहे हैं, 34। तो इसका मतलब क्या है, 66 लोग उन पर डिपेंडेंट हैं। 100 में से मान लो ऐसे करके देखो कि 100 लोग हैं, उसमें से केवल ये वर्क फोर्स है, तो बाकी के 66 इन पर डिपेंडेंट हो गए ना, क्योंकि 66 में आ गए बुजुर्ग, बच्चे और वो लोग जिनको काम नहीं मिला है ना, क्योंकि ये लेबर फोर्स नहीं, ये वर्क फोर्स है जो एक्चुअल में काम कर रही है, तो जो काम नहीं मिला वो भी इसमें शामिल हो गए। तो इसका मतलब हमें समझ आया कि हमारे देश की डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि काम कम लोग कर रहे हैं, उन पे डिपेंडेंट ज़्यादा लोग हैं। आगे बात समझ, निर्भरता एक तरह से रेशियो, अनुपात है ना। अगला पॉइंट हमारे इसमें क्या निकल सकता है, पांचवा पॉइंट, कि जो पार्टिसिपेशन है रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन ज़्यादा है लेकिन लो प्रोडक्टिविटी है, मैं बता ही दिया है। और अर्बन एरिया की जगह पर रूरल एरिया में ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन है। तो और एक और बात निकल कर आती है कि दोनों ही एरिया में, रूरल और अर्बन में, दोनों में ही फीमेल का पार्टिसिपेशन जो है वर्कर टू पॉपुलेशन वो कम है। उसका कारण वही है जैसे उसके मैंने पहले बताया था कि उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो हमारे देश की सोशल बैकवर्डनेस कह लो, ठीक, और दूसरी हमारे देश की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक इसलिए क्योंकि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है। तीसरा हमारे देश की जो एजुकेशन और स्किल्स जो है फीमेल को हम कम देते हैं, तो एजुकेशन लो है, ये भी है एक तरह से। और प्रोडक्टिव जॉब्स में कम लोग लगे हुए हैं, एक तरह से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में फंसे रहते हैं लोग, विशियस सर्कल में फंसे रहते हैं लोग। अब ये विशियस सर्कल क्या होता है ये भी समझा दूँ हाथ के हाथ। तो विशियस सर्कल का मतलब होता है, देखो एक बच्चा है, आपने पालमपुर की कहानी में सुना होगा बचपन में, मतलब 9th क्लास में पढ़ी होगी। एक कहानी थी उसमें कि एक बच्चा होता है कि उसको एजुकेशन कम मिली, दूसरे एक बच्चा होता है उसको एजुकेशन अच्छी मिल गई। जब वो दोनों बच्चे बड़े हुए तो जिसको कम एजुकेशन मिली थी उसकी इनकम या वेजेस जो थी वो कम थे, लो थे। उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती थी क्योंकि उसको सही से उसको बचपन में हेल्थ नहीं मिली, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी कम रहती थी। उसकी प्रोडक्टिविटी क्या कम थी ना, तो प्रोडक्टिविटी उसकी कम थी, लो थी, जिसकी वजह से उसकी इनकम लो। अब जो उसके बच्चे होंगे उनको भी कम एजुकेशन मिलेगी, लो एजुकेशन या लेस एजुकेशन, जिसकी वजह से उनकी भी वेजेस कम होगी। तो एक तरह से वो किस में फंस जाते हैं, विशियस सर्कल में, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बोल देते हैं इसको, या लो लेवल ऑफ इनकम का विशियस सर्कल।
तो जो इसमें फंस जाते हैं उनको निकलने का काफ़ी कठिनाई आती है। सरकार इसमें मदद करती है लोगों के उनसे निकलने के लिए। तो जो हमारा विशेष सर्कल होता है ये, तो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी में जो लोग फंसे होते हैं, जैसे वो कहानी थी उसमें जिस बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, फिर उसके वेजेस, वो इसकी स्किल्स अच्छी हो जाती है, स्किल्स अच्छी होने की वजह से उसको एजुकेशन ज़्यादा मिल जाती है, हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहती है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, वो काम के घंटे उसके, वो अधिक घंटे काम कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी इनकम ज़्यादा होती है। फर्दर वो अपनी फैमिली, जब आगे उसके बच्चे होंगे या उसके फैमिली में उसकी वो एजुकेशन या स्किल्स प्रोवाइड कर पाएगा, तो ये वो निकल जाता है उससे। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस टेबल से समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। अब देखो इसके बाद हमारा दूसरा वो आता है कि हमारा जो अर्बन पॉपुलेशन है और रूरल पॉपुलेशन है, उसमें कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, कितने कैजुअल में लगे हुए हैं। तो जैसे कि हम अगर देखें तो ये अर्बन एरिया का है। अर्बन एरिया में 38% लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में यानी खुद के बिजनेस में 47% लोग लगे हुए हैं रेगुलर में, ठीक, यानी नियमित रोजगार में। और ये लगे हुए हैं हायर्ड वर्कर, कैजुअल में, यानी जिनको नियमित रूप से काम नहीं मिलता। जबकि गांव में देखा जाए तो 29% कैजुअल में, 13% रेगुलर में और 58% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। तो आपको इस टेबल से क्या समझने को मिला, क्या सीखने को मिला कि हमें देखा कि जो शहर है, शहर में यानी हमारे सिटीज़ में, अर्बन एरिया में जो नौकरी वाले लोग हैं रेगुलर, वो ज़्यादा हैं, जबकि गांव में केवल 13% लोगों को रेगुलर नौकरी मिलती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखें तो लगभग 58% है गांव में और 38% शहरों में। जबकि अगर जो वैसा काम होता है कैजुअल, जो रेगुलर नहीं होता, नियमित नहीं होता, जिसमें सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, ये प्रोविडेंट ये कुछ भी नहीं मिलता, उसमें कैजुअल में वर्क में 15% लगे हुए शहर के लोग, तो गांव के कितने लगे हुए हैं 29%। यानी गांव में नियमित रोजगार कम है, गांव में कंपनीज कम है, गांव में फैक्ट्रीज कम है, गांव में जो है जो रेगुलर वर्कर्स, जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है उसकी जो कमी है, जिसकी वजह से लोगों को या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना पड़ता है या फिर उनको जो है कैजुअल वर्क के तौर पर, यानी सीजनल वर्क जो रेगुलर नहीं होता, कैजुअलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका और उनमें उनको रोजगार भी कम मिलता है, सैलरी भी कम मिलती है, वेजेस भी कम मिलती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स को काम करना पड़ता है ताकि फैमिली का जो है हो सके, चल सके फैमिली। और एक और कारण है कि जो गांव के एरिया होते हैं उसमें स्किल जो होती है वो कम होती है, रूरल एरिया के अर्बन एरिया के मुकाबले एजुकेशन उनकी लो होती है, इसीलिए उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी कम मिलता है और यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। अगर इसी का आगे हम चल के देखें कि अर्बन एरिया जो है हमारा, उसमें मेल फीमेल का क्या रेशियो बैठ रहा है, तो हम देखें अर्बन एरिया और अर्बन नहीं मतलब मेल फीमेल का देखें तो हमारे जो टोटल मेल लगे हुए हैं उसमें 52% लगे हुए हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, 24% रेगुलर में और 24% लगभग कैजुअल में। तो लगभग बराबर है 24 यहाँ पर, और ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं जो मेल हैं यानी आदमी हैं। फीमेल जो लगी हुई हैं 52% लगी हुई हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, और जबकि 21% रेगुलर वर्क में, जबकि 27% कैजुअल में। तो ऐसा क्या वजह है कि उनको कैजुअल काम करना पड़ा? तो जैसे कि आपको पता है कि गाँव में जो फीमेल होती हैं वो एग्रीकल्चर का काम करती हैं, जो कि सीजनल होता है, जो कि रेगुलर नहीं होता, या वो छोटे मोटे काम करती हैं लो प्रोडक्टिविटी के, जिसमें स्किल की ज़रूरत नहीं होती, इसमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जिस वजह से भी वो रेगुलर वर्क उनको नहीं मिल पाता। कैजुअल वर्क की तरफ या फिर जो कहे उसको अनियमित कार्य उनको ज़्यादातर मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी सैलरी और उनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, एक उनका डिसीजन मेकिंग में उनकी ज़्यादा वो रहती है, कम रहती है। लेकिन अगर हम एक बात नोट करें तो हमारे देश में मेल और फीमेल दोनों में ही फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, रेगुलर वर्क में दोनों ही कम है, 24% 21%। ठीक, ये भी कैजुअल वर्क भी ज़्यादा है, यानी लोगों की सोशल सिक्योरिटी हमारे देश में कम है। जो कैजुअल वर्क में लगे हुए हैं ना उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, ना उनको काम करने के एनवायरनमेंट उनके फिक्स होते हैं, ना उनके घंटे फिक्स होते हैं काम करने के, ना उनको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। और एक और पॉइंट जो निकल कर आता है कि फीमेल जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में उतनी ही लगी हुई हैं जितने मेल लगे हुए हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो गाँव देहात में जो फीमेल होती हैं वो अपने खुद के काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम, स्पिनिंग वगैरह, कढ़ाई बुनाई, जो भी अपना काम खुद का काम करती हैं, तो जिसकी वजह से भी वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों का ही होना मेल फीमेल का एक और कारण है कि हमारे देश में एजुकेशन क्या है, वो एजुकेशन नहीं, हमारे देश में जॉब, एजुकेशन तो कम है, स्किल भी कम है,
स्किल कम होती है लोगों के पास, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे देश में कम होती हैं, जिसकी वजह से दोनों को ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना ज़्यादा पड़ रहा है हमारे देश में। और इसके कारण ये भी है कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो मोबिलिटी पर ज़्यादा वो नहीं करती, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाना पसंद करते, इसलिए वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा की तरफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रेफर करते हैं, बजाय कि मोबिलिटी मतलब मूव करना इधर से उधर। ठीक, तो क्योंकि कई सारे बंधन होते हैं, कई सारे बैरियर होते हैं, सोशल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, सामाजिक कारण। अब देखो हमारे देश में जो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उसमें प्राइमरी में लगे हुए हैं लगभग 44.6% लोग, ये 2017-18 का डेटा है, जिसमें सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं 24% और सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं 31%। ये हमारे देश का जो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे देश में कितने लोग प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में लगे हुए हैं। तो जैसे कि अभी हमने पीछे टेबल में देखा था कि हमारे देश के लगभग 44 पॉइंट समथिंग और 24 पॉइंट समथिंग और 31% लोग जो लगे हुए हैं वो इसमें लगे हुए हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शरी में। तो सबसे ज़्यादा लोग किस में लगे हुए हैं हमारे देश के? तो दिख रहा है जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इसी का होना चाहिए। जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, नहीं, इसका नहीं है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है? सर्विस सेक्टर का। तो अभी हम उसका भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो, इसको समझने, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है इसका बहुत कम है, लगभग 20% के अराउंड होगा। इसका भी लगभग 24, इसका हमारा लगभग 50-60 होगा, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको ये टेबल या बार डायग्राम बना के देता है एग्जाम में, और वो आपसे पूछता है कि बताओ आपको इस टेबल से क्या समझ आ रहा है, आपने अगर इस टेबल को देखा कि प्राइमरी में इतने लोग लगे हुए हैं, सेकेंडरी में इतने, टर्शरी में इतने, तो क्या आपको वैलिड रीज़न देने पड़ेंगे। तो पहला तो हमको ये समझ आ रहा है कि हमारे देश में आज भी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि अर्थव्यवस्था है। क्योंकि भैया जिसके 50% लोग, लगभग आधे लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, उससे तो आप कृषि अर्थव्यवस्था ही कहोगे। दूसरा, हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी रोज़गार के अवसर हैं, वो बहुत कम हैं, तभी तो लोग यहाँ से निकलकर इस सेक्टर में नहीं जा पा रहे ना। तीसरा पॉइंट, हमारे देश में, यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉयमेंट लो। दूसरा पॉइंट है हमारा कि हम अभी भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं बन पाए हैं। जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हुई हैं उन्होंने अपनी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनाने की तरफ जोर दिया है। हम अभी भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं बन पाए हैं। केवल 24% लगे हुए हैं हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ में, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। बात करें अगर सर्विस सेक्टर की, तो हमारे देश में लगभग केवल 31% लोग लगे हुए हैं। और देखो, हमारे देश की जो है, अभी भी हमारे देश के 69% एरिया जो लोग हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, यानी गांव के इलाकों में। यानी अभी भी हमारी इकोनॉमी क्या है? रूरल इकोनॉमी है, यानी गांव की अर्थव्यवस्था कह लो। तो जब गांव में इतने सारे लोग रहेंगे तो वो कहाँ से तो इंडस्ट्रीज़ में आएंगे, कहाँ से वो सर्विस सेक्टर में आएंगे। तो इसलिए भी हमारी देश की जो है वो है बैकवर्ड है इकोनॉमी। एक और है हमारे देश में एजुकेशन और स्किल को कम एक्वायर करने की कोशिश। हमारे देश का लिटरेसी रेट भी कम है। एजुकेशन और स्किल्स, ये हमारे देश की क्या है? लो हैं। इस वजह से भी हमारे देश में जो है एम्प्लॉयमेंट जो है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में इतना नहीं है। और प्राइमरी, अब एक और पॉइंट है कि हमारे देश की जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है किसकी? एग्रीकल्चर सेक्टर की। लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में अगर लो प्रोडक्टिविटी रहेगी तो क्या होगा? लोग जो है उनकी इनकम कम होगी तो उनकी स्किल्स कम होगी, है ना। इनकम उनकी क्या रहेगी? कम रहेगी। इनकम कम रहेगी तो वो एजुकेशन पे, हेल्थ पे अपना कम खर्चा कर पाएंगे। एजुकेशन कम होगी, स्किल्स कम होगी, और फर्दर वो उससे निकल नहीं पाएंगे। तो ये भी एक हमारा इसका कारण है। ठीक। अब बाकी का इसमें जो रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है।